हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। जो भी हमने अभी तक बेसिक सीखा है फेजर रिलेशनशिप का, आज उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे ना। आज की क्लास के अंदर अपनों ने जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी है उनका जो मतलब क्वेश्चन के अंदर अपने कैसे यूज़ लेते हैं वो अपने सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पे या कैसे आ रखे हैं उन पे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी अपने बात करेंगे आज की क्लास में। तो देखो, ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी। ये दो क्वेश्चन है, एक गेट में आया हुआ है, एक IES में आया हुआ है। दोनों फेजर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इस A की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है, A1 की वैल्यू 8 एम्पियर है, A2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसका पावर फैक्टर क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि A1 आपको गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, A पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है आपको। और ये A क्या है यहाँ पे, ये सारे A है आपके एमीटर्स। ठीक है, एमीटर्स क्या नोट करेंगे, आपके RMS वैल्यू को नोट करेंगे ना। एमीटर का क्या काम है, यहाँ पे RMS वैल्यू जो भी करंट की आ रही है करंट की वैल्यू नोट करेगा एमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज को नोट करता है और सर्किट पावर फैक्टर आपको इसमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अब अपने को फेजर के क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो अपने देखते हैं। देखो, यहाँ से जो करंट आएगा आपका वो ये इस एमीटर में जाएगा और ये करंट है वो आपका दो करंट में डिवाइड होगा, एक इधर इधर। मतलब इस करंट का इस करंट का अगर DC की बात करते तो इन दोनों करंट को अपने ऐड करके यहाँ से डायरेक्ट बात कर लेते थे। बट अब AC की बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो I1 करंट जाएगा और I2 करंट जाएगा उसका रिजल्टेंट करंट यहाँ आएगा। बट वो अपने डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि AC में आपका इंडक्टर आ गया। इंडक्टर आ गया तो मतलब अभी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, फेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फेजर की हेल्प कैसे लेंगे, A की वैल्यू अपने को यहाँ से रिजल्टेंट करंट अपने को 10 एम्पियर का गिवन है। ठीक है, A1 यहाँ से मेरे को ये करंट 8 एम्पियर का गिवन है। अब अगर अपना ये इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस होता तो अपने डायरेक्ट बता देते कि ये 10 है, ये 8 है, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। बट यहाँ पे इंडक्टर है तो अपने को फेजर से निकालना पड़ेगा। अब फेजर से कैसे निकालेंगे, देखो फेजर में मैंने बताया था वोल्टेज को रेफरेंस लेके चलेंगे। अपने को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, पावर फैक्टर ट्राइंगल बनाना है, उससे सब हो जाएगा। और वो सिंपल, जैसे ट्राइंगल तीनों सेम आ रहे थे ना, जैसे अपने पावर की बात की थी उसमें भी ट्राइंगल बनाया था, इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बनाया था, तीनों एक तरह से बनाए थे वोल्टेज को रेफरेंस लेके। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। मान ली मैंने कि मेरी वोल्टेज है कुछ, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज ली, ठीक है, ये मेरी वोल्टेज ली। अब ये जो वोल्टेज ली है मेरी, अब मेरा जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये इन फेज कंपोनेंट होगा, इन फेज कंपोनेंट होगा ना ये रेजिस्टेंस। मैं पहले इसको सोल्व करूंगा, फिर इस रिजल्टेंट पे आऊँगा और फिर पूरे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वोल्टेज मानी, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही पैरेलल में इसके क्रॉस होगी, तो ये मैंने वोल्टेज मानी यहाँ पे V। अब V है, अब रेजिस्टेंस है, इस V के इस वोल्टेज V इन दोनों के क्रॉस सेम है, पैरेलल में है। अब रेजिस्टेंस है वो इन फेज कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस अगर इन फेज कंपोनेंट है आपका तो वो सेम इसमें आएगा, इसी लाइन में आएगा सेम, बस मैग्नीट्यूड कम आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की करंट की बात करूँ तो ये आपका रेजिस्टेंस वाले में करंट आ गया, आपका IR की बात आ गई। अब मेरे को यहाँ पे अपने को A2 तो अपने को निकालना था, A2 अपने को निकालना था। अब ये A2 है, IR तो अपने लिख दिया। अब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी सेम होगी, V होगी, क्योंकि अपने इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वोल्टेज V मानी है ये, ठीक है, इतने कंपोनेंट के अंदर मैंने, ठीक है। तो अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये इंडक्टर है अपना, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लेग करता है, करंट इंडक्टर में वोल्टेज से लेग करता है, लेगिंग कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ इसका तो 90 डिग्री लेग करेगा वोल्टेज से। ये मेरा IL है, ठीक है, ये मेरा अगर I1 को मैं IR मानूँ और ये IL मानूँ, और अपने को IL निकालना है, A2 के क्रॉस करंट निकालना है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना है। और अपने को इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, अपने दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल लॉ से, कि भैया ये इसका रिजल्टेंट ऐसे आ गया। और इसकी वैल्यू जो रिजल्टेंट की है वो अपने को 10 एम्पियर गिवन है, ये मेरे को 10 एम्पियर गिवन है, ठीक है। ये मेरे को कितनी गिवन है, 8 एम्पियर गिवन है। तो अब मेरे को ये फाइंड करना है। तो इसमें अपने अगर ये DC होता तो डायरेक्ट फाइंड कर लेते। तो इसके अंदर जो अपने फाइंड करेंगे, आपको पता है ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है, सब में सेम होगा, ये फाई होगा अपना, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरा जो रिजल्टेंट ये 10 करंट आया है वो कैसे आया होगा, सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस आपका IL का स्क्वायर,
ऐसे लिखूंगा मैं। अब मेरे को यहाँ से आई एल निकालना है, तो आई एल की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर किया, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, 100 इक्वल टू 64 प्लस आई एल का स्क्वायर। तो आई एल स्क्वायर आपका कितना आ गया, 100 माइनस 64 36। तो आई एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 एम्पियर। देखो डीसी और एसी में कितना फर्क आ गया। डीसी यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ये 2 एम्पियर आता, ठीक है, ऑप्शन रहता वहाँ पे, बट यहाँ पे आंसर एक्चुअली इसका 6 एम्पियर आएगा जो अपनों ने फेजर से निकाला है, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आई एल 6 एम्पियर आ गया। दूसरा अपने पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो ये फाई अपने ऊपर है, ट्राइंगल तीनों सेम ही आ रहे थे, तो तीनों ट्राइंगल सेम आ रहे थे, तो कोस फाई आप निकाल दो इसमें। कोस फाई कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है 8 एम्पियर और हाइपोटेनियस आपकी कितनी है यहाँ पे 10, तो कोस फाई आपका आ गया 0.8 एम्पियर, 0.8 कोस फाई आपका आ गया 0.8, ठीक है। अब देखो ये 1 से कम आ रहा है ना, अगर प्योरली रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1 होता है कोस फाई, यूनिटी पावर फैक्टर। अब इंडक्टर आने के कारण वो 1 से थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पे देखो 0.8 वैल्यू आ रही है इसकी कोस फाई की। तो ये आपका पहला बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। अब दूसरे क्वेश्चन को सेम वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। ये पहला है, धीरे धीरे अपने अपने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। ये बेसिक क्लियर हो गया ना आपको फेजर कैसे लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर A1 आपका 6 एम्पियर है, A2 16 एम्पियर है, A3 8 एम्पियर है, तो रिजल्टेंट बताओ कि रिजल्टेंट जो एमीटर A में करंट आ रहा है वो कितना आएगा और पावर फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या आएगी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ A1 A2 A3 बताए, अब इसमें रिजल्टेंट अपने को नहीं किया, रिजल्टेंट नहीं दिया, तो अब मैं इसमें जो थर्ड अपने RLC सीखा था उसका कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे लगेगा। तो इसमें देखो ये I रिजल्टेंट आएगा अपना, ये IR में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे IC में जाएगा और यहाँ पे IL में जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का सम अपना इस करंट के बराबर आएगा। तो अब तीनों की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसका फेजर बनाना है मेरे को, तो ये RLC है, RLC बट ये पैरेलल में है। सर आपने तो पैरेलल पढ़ाया नहीं, पैरेलल नहीं पढ़ाया बट सीरीज पढ़ाया ना आप लोगों को, पैरेलल भी तो वैसे ही लगेगा। उसमें अपनों ने वोल्टेज ऐड कर दी थी, यहाँ पे KCL लगाना है, कुछ नहीं करना, IR प्लस IC प्लस IL करना है। कैसे सोल्व करेंगे वो भी बताते हैं। A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू पता है। तो रेजिस्टेंस है, मैंने कहा वोल्टेज को रेफरेंस लेकर चलो, तीनों में वोल्टेज सेम होगी, तीनों में ही वोल्टेज सेम होगी ना, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो मैंने मान ली इनके अक्रॉस वोल्टेज V है, इन सबके अक्रॉस वोल्टेज मैंने मान ली कि V है, ये V होगी। अब IR वाला जो कंपोनेंट है इसमें A1 है पर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इन फेज कंपोनेंट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 जो अपने को दिया हुआ है वो आपका 6 एम्पियर का ये IR है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है आपका A2 क्या है आपका, कैपेसिटर के अक्रॉस है, 16 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड है, तो A2 है। और कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपका लीडिंग एलिमेंट है, कैपेसिटर आपका लीडिंग एलिमेंट है, तो ये वोल्टेज से लीड करेगा करंट, वोल्टेज से ये लीड करेगा करंट, और इस करंट की वैल्यू आपकी IC की वैल्यू आपको दे रखी है 16 एम्पियर। तीसरा आपका इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव की वैल्यू कितनी है आपकी, इंडक्टिव में इसकी एमीटर की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। और इंडक्टर आपको पता है लैग करता है, लैगिंग कंपोनेंट है, तो ये आपकी 8 एम्पियर होगी, वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ठीक है, ये बात होगी। अब अपने को रिजल्टेंट की बात करनी है, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने लास्ट में आपको जब RLC का जो फेजर डायग्राम सिखाया था उसमें बोला था मैंने, देखो ये 8 एम्पियर का मैग्नीट्यूड है, ये 16 एम्पियर का मैग्नीट्यूड है, बड़ा कौन सा है, सीधा याद रखो, बड़ा कौन सा है, 16 का है। तो मतलब ये 8 जो है ना, ये 8, अभी दोनों अपोजिट है, इक्वल अपोजिट कैंसिल कर देंगे, मतलब ऊपर सिर्फ 8 बचेगा, क्योंकि 8 ये इंडक्टिव वाला इससे कैंसिल आउट कर देगा। तो अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा और मेरे को पता करना है कि ये कौन सा है, लेगिंग है या लीडिंग है, वो आप खुद बता सकते हो। अगर ये मेरा IR है, ये 8 है, ये 8 किसके अंदर है, इंडक्टर में है, IL है, और ये मेरा IC है, तो IL वाला कंपोनेंट तो पूरा ही चला गया, सिर्फ यहाँ पे IC बचा 8, IC बच गया रिजल्टेंट में 8।
है ना, मैंने वहां पे बना के भी बताया था आपको। अब ये 8 है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दोनों इक्वल एंड दोनों अपोजिट लगे हुए हैं, ठीक है, डायरेक्शन के अंदर। तो ये 8 एम्पियर यहाँ से कम कर देगा इसके अंदर, फिर लास्ट के अंदर अपने पास यहाँ से सिर्फ IC बचेगा, तो IC की वैल्यू 8 एम्पियर अपनी बच जाएगी। अब जो इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ये I आएगा, ये I आएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, IR का स्क्वायर। IR की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 यानी 100 का अंडर रूट कितना होता है आपका 10 एम्पियर इसकी I की वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट जो अपने को निकालनी थी। समझ में आ गई बात। अब ये 10 एम्पियर आ गई। अब मेरे को बताना है लीडिंग है या लेगिंग कंपोनेंट है। तो इसके बीच में ये अपना फाई एंगल है, ट्राइंगल बन गया अपना, फाई एंगल है। अब मेरे को इसमें बताना है सर ये लीडिंग है या लेगिंग है। डायरेक्ट अपने बता सकते हैं भैया ये यहाँ पे IC आ रहा है, IC अपना रिजल्टेंट बचा है यहाँ पे, मतलब इंडक्टिव पार्ट रहा नहीं है, तो मतलब ये लीडिंग कंपोनेंट है, लीडिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये लीडिंग की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये IC बचा है इसके अंदर। तो इसका पावर फैक्टर अपने निकालेंगे, पावर फैक्टर कितना आएगा, कोस फाई की जब मैं बात करूँ तो बेस अपॉन बेस आपका IR है, IR की वैल्यू आपकी 6 है, अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आपका 10 आया, तो 0.6 वैल्यू आपकी लीडिंग पावर फैक्टर आ गया ये आपका, ठीक है, 0.6 लीडिंग आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, IES का क्वेश्चन था। समझ में आ गई बात, कैसे पता करते हैं कि लीडिंग और लेगिंग का, ठीक है। अब आगे और डिफिकल्टी को अपने बढ़ाते हैं, आप नोट कीजिए, पॉज करके अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है, वो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और है। ये वाला क्वेश्चन गेट में आया और इस वाले क्वेश्चन से एक स्पेशल कंसेप्ट अपने सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है। इसमें क्या गिवन है आपको पहले क्वेश्चन में कि V1 मतलब R और L के क्रॉस वोल्टेज आपको दे रखी है आपको 20 वोल्ट, V2 L और C के क्रॉस वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट। तो सिर्फ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। दूसरे में गेट में क्वेश्चन आया हुआ, उसमें सीरीज RLC सर्किट है, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज दे रखे 200 वोल्ट, ये आपका 200 ओम है। आपको ये करंट इसमें से I आपको निकालना है कि I आपका क्या होगा, ठीक है। ये आपको करंट निकालना है, ये 100 वोल्ट आपकी वोल्टेज इसमें सप्लाई दे रखी है और इनपुट पावर फैक्टर आपको निकालना है क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए ना RLC सर्किट का, R और L के क्रॉस वोल्टेज दे रखी हो, L और C के क्रॉस वोल्टेज दे रखी हो, तो आपको पता करना होगा। अब अपने को इंडिविजुअल वोल्टेज नहीं पता है, ना ही इसमें कुछ करंट पता है, सिर्फ अपने को वोल्टेज दे रखी है इनकी कॉम्बिनेशन की। तो अपने को पता नहीं है भाई कौन सा लीडिंग है कौन सा लेगिंग है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। मतलब कि पहले मानना पड़ेगा कि भैया अगर मैं इसको लीडिंग मान, क्योंकि अपने को इंडिविजुअली कुछ भी पता होता है तो अपने पता लग जाता है डायरेक्टली कि लीडिंग है, किसकी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होगा या किसका ज़्यादा होगा। अब पता नहीं है तो अपने को ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अपने को 2 केस लेने पड़ेंगे, या तो लीडिंग आएगा या लेगिंग आएगा। लीडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, लीडिंग वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ, मतलब एक्सेस C वोल्टेज अक्रॉस C जो होगी वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। लीडिंग वाले की अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लीडिंग वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर लीडिंग की अगर मैं बात करूँ, लीडिंग अब सीरीज के अंदर है, करंट सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग होगी, और वोल्टेज दे रखी है तो मैं करंट को रेफरेंस लेके चलूँ, यहाँ पे ये करंट है मेरा, सेम होगा तीनों के अंदर, ठीक है। अब वोल्टेज अलग अलग होगी तो वोल्टेज की अब अपने बात कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें करंट तीनों में सेम होगा, सीरीज में है तो इसलिए, और मेरे को इसमें इनका कोई अलग से नहीं पता, सिर्फ वोल्टेज पता है, इसलिए मैं वोल्टेज लेके ही चलना पड़ेगा और कोई केस नहीं ले सकते इसमें, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो अपने को ऐसे सोल्व करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने लीडिंग का केस लिया है, लीडिंग का केस लिया है। अब मेरा I है करंट, अगर मैं इंडक्टिव होता, मान लो ये इंडक्टिव है, मान लो इंडक्टिव, तो करंट क्या करेगा, करंट इंडक्टेंस में लेग करता है और वोल्टेज इसमें लीड करती है करंट से, ठीक है। वोल्टेज इसमें इंडक्टर में लीड करती है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो इंडक्टर की ऐसे आएगी, ठीक है, ये VL आएगी आपकी, ठीक है। और कैपेसिटर में वोल्टेज आपकी लेग करती है, करंट लीड करता है, तो ये आपकी कैपेसिटर की वोल्टेज आएगी। अब मेरे को नहीं पता भैया किसकी वोल्टेज ज़्यादा है, अब मेरे को वो पता करना है किसकी। अब मैं लेके चल रहा हूँ लीडिंग कंपोनेंट आपका, तो लीडिंग है, ओवरऑल लीडिंग की तरह काम करेगा, ओवरऑल अगर ये लीडिंग की तरह काम कर रहा है आपका, मतलब ओवरऑल लीडिंग की तरह काम करता है, मतलब करंट है वो ओवरऑल आपका लीड करेगा
किससे? वोल्टेज से। करंट ओवरऑल आपका लीड करेगा वोल्टेज से, ठीक है। करंट आपका ओवरऑल लीड करेगा वोल्टेज से, ये आपका VL है, ठीक है। अब करंट ओवरऑल लीड करेगा वोल्टेज से मतलब नीचे आपका रिजल्टेंट आने वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। नीचे रिजल्टेंट आने वाला है, तो ये मेरा क्योंकि करंट यहाँ से लीड करेगा, तो इसमें अब मैं बता सकता हूँ कि भैया ये कैपेसिटिव यहाँ पे इसकी वोल्टेज मैंने ज़्यादा ले ली, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करूँ, मेरे को गिवन है V1 = 20 वोल्ट। V1 किसके क्रॉस वोल्टेज है? R और L के क्रॉस में वोल्टेज है V1, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मानता है, इन फेस कंपोनेंट है, तो VR तो यहीं ऐसे आता भैया, VR ऐसे आता आपका, ठीक है, VR ऐसे आता। अब R का और L का रिजल्टेंट है, R का और L का रिजल्टेंट मेरा V1 है, VR और VL का रिजल्टेंट मेरा V1 है 20 वोल्ट। तो ये मेरे को जो दिया हुआ है वो मेरे को दिया हुआ है 20, ये मेरे को 20 दिया है। और L और C का रिजल्टेंट आपका V2 है। अब ये VL है, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो नीचे कुछ रिजल्टेंट बचेगा इनका, नीचे यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट बचेगा, ये आपका कितना बचेगा? VC - VL बचेगा, है ना। और इनका रिजल्टेंट जो मेरे को ओवरऑल दिया हुआ है वो मेरे को दे रखा है यहाँ पे 9, ये मेरे को 9 दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल जो वोल्टेज है आपकी VR + VL + VC वो मेरे को 15 दी हुई है। VR + VL + VC जो आ रही है वो मेरी 15 दी हुई है, ठीक है। ये मेरे को ओवरऑल दिया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ VC - VL, और ये मेरा 9 वोल्ट हो गया, और ये मेरा हो गया, और ये यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट हो गया। अब मेरे को निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपकी कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपकी कितनी होगी वो मेरे को निकालनी है। तो ये 9 नहीं दिया है मेरे को 9 कौन सा दिया हुआ है? मेरे को 9 ये दिया हुआ है, ये मेरे को 9 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि V2 दिया हुआ ना, V2 इसके क्रॉस है, तो ये आएगा 9। अब ये 9 है मेरा, और ये रिजल्टेंट आपका कितना आएगा ओवरऑल जो आएगा, क्योंकि इसके बाद में और R के साथ में रिजल्टेंट ये मेरे को 15 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे को 15 दिया, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरा 9 है, ये मेरा 15 है, तो VR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसकी आपका VR आप निकालोगे तो कितना आएगा? VR मैं निकालूंगा तो मेरा आएगा VR बताऊंगा तो कितना आएगा? VR अगर मैं बात करूं तो 15 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर मतलब 225 - 81, यानी VR की वैल्यू आएगी √144 ना। देखो 5 में से बन गया 4, 22 में से हट गया 14, तो ठीक है 144 यानी 12 वोल्ट आपका VR आ गया। अब अगर VR आपका 12 वोल्ट आ गया, ये 20 है, तो VL निकल जाएगा यहाँ से। तो VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VL अगर मैं निकालना चाहूँ तो VL आपका है आपका 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस में VR का स्क्वायर यानी 144। तो VL जो आएगा वो कितना आएगा आपका? यहाँ से देखूँगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 256, तो 16 वोल्ट। तो ये आपका आया 16 वोल्ट। तो अगर मैं लीडिंग लेके चला तो VL की वैल्यू आपकी 16 आई, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये 9 था, ये मेरा 9 था इतना, और ये वैल्यू मेरी कितनी होगी? 16 होगी, ये वैल्यू मेरी 16 होगी ना, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये 16। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करूँ तो 9 और प्लस 16 अपना अगर VC की अगर मैं बात करूँ तो 16 + 9 आपका 25 है, 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 25 आ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे बात की 25 निकाल लिया मैंने कि ओवरऑल मेरा 25 यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर अपना दूसरा केस अगर मैं लेके चलता तो क्या होता? अब मैं इसमें दूसरा केस अगर मैं बात करूँ, दूसरा मैं अगर लेगिंग लेके चल लेता, मान लो पहले लेगिंग लिया होता मैंने, तो मैं कैसे बात करता? लेगिंग का अगर मेरे को फेजर बनाना है तो बताओ कैसे बनाएंगे? लेगिंग के अंदर आपको पता है करंट है वो लेग करेगा, मतलब इंडक्टिव लोड की तरह काम करेगा ना ये ओवरऑल। अब ये कैपेसिटिव लोड की तरह काम करेगा क्योंकि कैपेसिटर का बचा हुआ था सारा, ठीक है। लेगिंग है तो करंट लेग करेगा वोल्टेज से। तो अगर मैं ये करंट बनाऊँ यहाँ पे, ये मेरा करंट है I, ये मेरा करंट I। अब लेगिंग काम करना है तो करंट लेग करेगा, मतलब VL का ज़्यादा आएगा इसमें जो VL है वो आपका ज़्यादा आएगा, मतलब VC आपका कम आएगा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा VL - VC आएगा, ये आएगा।
अब मेरे को जो, और आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट तो आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, इन फेज कंपोनेंट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, सेम चीज़ वही करनी है। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ पे VL माइनस VC की अगर मैं बात करता, तो VL माइनस VC की अगर मैं बात करता तो V2 आपकी 9 वोल्ट दी हुई है आपको, V2 आपकी 9 वोल्ट दी हुई है आपको, ठीक है। और मेरे को R और L की रिजल्टेंट दे रखी है मेरे को V1, जिसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 20। R और L की रिजल्टेंट मेरे को 20 गिवन है, ये मेरे को 20 वोल्ट गिवन है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ और 15 आपका ओवरऑल रिजल्टेंट है, 15 आपका ओवरऑल रिजल्टेंट है, यहाँ पे 15 आपका आ गया, ये 15, ठीक है। अब ये 15 आएगा आपका ओवरऑल रिजल्टेंट 15 है और ये 9 है, तो ये VR आपका कितना आएगा, देखो VR आपका जो आएगा वो आपका 12 वोल्ट आएगा, एज इट इज वही चीज़ आ गई 15 9 और, ठीक है, 15 और 9 से VR मेरा 12 वोल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब 12 वोल्ट ये आया, ये 9 वोल्ट है, मतलब ये जो VC कम हुई थी वो VC कम हुई थी, वो कितनी कम हुई होगी जब ये 9 वोल्ट है। अब ये 20 है, ये 12 है, ओवरऑल ये निकालोगे, जब VL की बात करोगे यहाँ पे वो आएगा 400 माइनस में 144 यानी 16 आएगा ना, 256 का अंडर रूट 16 वोल्ट आएगा। अब ये 16 आया, मतलब VC की वैल्यू कितनी थी, ये 9 में कितना ऐड करूँगा तब ये VL आपका 16 आएगा, 7 ऐड करूँगा तो VC आपका 7 वोल्ट था, VC आपका 7 वोल्ट था। VC अगर आपका 7 वोल्ट था, VR आपका 12 वोल्ट था, ठीक है, तो ये मेरा 7 था। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट और नन, मतलब अगर मैं ये इसको लेगिंग लेके चलता और ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को ये सारे, तो मेरा आंसर नहीं आता, इसके अंदर 7 वोल्ट आ जाता, तो मैं क्या करता, इसमें नन लगा देता, जबकि अपना फिर अगर मैं नन लगा देता तो मेरा ये आंसर गलत हो जाता। फिर मैंने देखा लीडिंग में देखा तो 25 आ गया जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपना, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को दोनों चेक करने पड़ेंगे, लीडिंग है या लेगिंग है या दोनों ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों चेक करने पड़ते हैं। बाई चांस अपनों ने सिर्फ लीडिंग चेक किया मान लो, उसके अंदर मेरी वैल्यू आ गई कुछ भी 25 नहीं आती और ऑप्शन में दिया हुआ नहीं होता 25, तो फिर मेरे को क्या होता कि यहाँ पे मैं नन लगा देता और मेरा आंसर ये गलत हो जाता। जबकि मेरा ये लेगिंग मेरे को चेक करना था, मान लो ऑप्शन में 7 वोल्ट दे रखा है और लेगिंग मैंने चेक नहीं किया, नन लगा दिया, तो आंसर गलत हो गया, 2 नंबर चले गए। और लेगिंग मैंने चेक कर लिया, 7 वोल्ट ऑप्शन में दे रखा था, तो फिर मैं वहाँ पे 7 टिक करके आऊँ। मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल में जब रिजल्टेंट आता है वो तो या तो लीडिंग आएगा या लेगिंग आएगा, ये यूनिटी पावर फैक्टर आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, एक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आएगा। तो फेजर के अच्छे क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। ये आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपने 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं फेजर के ऊपर, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा है ये मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, या फिर मैं यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये गेट का क्वेश्चन है, इसमें आपसे करंट पूछा है और टोटल इनपुट पावर फैक्टर पूछा है, क्या होगा, ठीक है। अब टोटल इनपुट पावर फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें निकालना है मेरे को, ठीक है। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, इसका अगर मैं, अब सीरीज RLC सर्किट है तो करंट सेम रहेगा, ठीक है, करंट सेम रहेगा। अब वोल्टेज की अपनी बात करेंगे, वोल्टेज गिवन है 2 के अंदर, तो अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज की अगर बात कर रहा हूँ तो करंट के डायरेक्शन में आएगी VR, करंट के डायरेक्शन में आएगी। अब ये है यहाँ पे करंट है, अब मेरे को L के अक्रॉस निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करेगी करंट से, क्योंकि करंट लेगिंग कंपोनेंट रहता है उसके अंदर, ये इंडक्टर लेगिंग है, करंट लेग करेगा 90 डिग्री से, तो वोल्टेज करंट से लीड करेगी, तो ये आपकी VL होगी जिसकी आपकी वैल्यू 200 है। तो VC कितनी हो जाएगी आपकी, VC भी आपकी 200 है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका 0 आएगा, 200 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो 0 होगा, तो मतलब ओवरऑल जो होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ रेजिस्टेंस। मतलब ये आपकी रेजोनेंस कंडीशन है जहाँ पे XL बराबर XC है, आपका वोल्टेज सेम आ रही है दोनों के अक्रॉस, वोल्टेज सेम आ रही है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। cos फाई आपका 1 आएगा, यूनिटी पावर फैक्टर फेज एंगल 0 आएगा, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस कंपोनेंट बचेगा VR और I,
फेज एंगल 0, तो ये करंट निकालना है, तो करंट आप निकालोगे तो V बाय सिर्फ रेजिस्टेंस वाला टोटल वोल्टेज 100 अपॉन रेजिस्टेंस 20, तो 5 एम्पियर। इन दोनों का कोई रोल नहीं है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। ये रेजोनेंस कंडीशन का क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अपने आप को इनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस है इनका जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, तो मतलब इस केस के अंदर अपने बात करेंगे, इस केस में अपने बात करेंगे तो ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं अपने, सिर्फ रेजिस्टेंस काम करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपनों ने 4 अच्छे क्वेश्चन देखे। फेजर रिलेशनशिप समझ में आ गया हो आपको, कैसे डील करना है फेजर को। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपनों ने फेजर की बात कर ली। अब अगली क्लास में अपने RMS वैल्यूज और उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।